हमने इतना अच्छा काम किया था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसका प्रूफ कहीं पे भी नहीं है। आसिम मुनीर ने ऐसी बात कही है। It's about a 10-minute video. उसमें जो उसने एड्रेस किया है लिबियन आर्मी अथॉरिटीज को, उसमें ही इज वेरी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट कि वी हैव टू स्टैंड अप अगेंस्ट पावर्स हु आर अगेंस्ट द विश ऑफ अल्लाह। जब आप वो बोलते हो, इसका ये मतलब है कि आप किस बलबूते पे चाइनीज या अमेरिकन के पास जाके आप उनके सामने झुक जाते हो। यू आर सिटिंग विद द अमेरिकन्स, यू वांट एवरीथिंग फ्रॉम अमेरिका। ऑन द अदर साइड आप वही बोल रहे हो कि हमको इस अमेरिका के खिलाफ ही लड़ाई करनी है। तो ये माइंडसेट हमने पाकिस्तान का अफगानिस्तान में देखा, और यही माइंडसेट जो है आसिम मुनीर का है। देयर इज नथिंग इंडिजीनियस अबाउट पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान आर्मी ने एक टेक्नोलॉजी सेंटर खोला था, स्पेस सेंटर। इट वाज कॉल्ड अ स्पेस रिसर्च सेंटर, और वो जो बिल्डिंग है उसके अंदर शॉपिंग मॉल है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द पैम्फलेट्स वॉर रूम पॉडकास्ट। मैं हूं रानो सिंह और हमारे साथ हैं राजा मुनीब सर। हेलो सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो सर? एकदम बढ़िया। ओके, तो सर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अभी एक आसिम मुनीर का वीडियो आया है जिसमें उनका एक मीटिंग चल रही है, जिसमें वो लीबिया के लेफ्टिनेंट जनरल हैं सदम अख्तर, उनके साथ पिच कर रहे हैं वो डिफेंस डील के लिए। एंड उस डिफेंस डील में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्लेम्स किए हैं जो बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाले क्लेम्स हैं। उन्होंने क्लेम किया है कि पाकिस्तान ने ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने S-400, मिराज, रफाल और Su-30, MiG-29 ये सब उन्होंने हमारे डैमेज कर दिए थे, उड़ा दिए थे, और जिसने उड़ाए थे वो JF-17 था। तो उन्होंने पिच किया है कि हमने इतना अच्छा काम किया था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसका प्रूफ कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ आसिम मुनीर ने ऐसी बात कही है। तो सर इस पर आपके क्या विचार हैं? वो लीबिया में मीटिंग हुई थी सदाम हफ्तर के साथ, जनरल सदाम हफ्तर है, ओके, ठीक है। उसके साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें वो बोला उन्होंने, ही वाज बेसिकली पिचिंग फॉर पाकिस्तान डिफेंस इक्विपमेंट। तो बेसिकली वो चाइना का पिच मार रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं। उसमें वो ये भी बोलता है कि हमारी 90% इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, विच इज़ ब्लेटेंट लाई। क्योंकि पाकिस्तानी डिफेंस इज़ हेविली डिपेंडेंट आइदर ऑन द अमेरिकन जो F-16 उनके पास हैं, या फिर जो ये JF-17 हैं या JC-10s हैं। जितने भी इनके पास चाइनीज़ एयरक्राफ्ट हैं, ये सारे जो हैं चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पे चलते हैं। इवन जो इनका आप कह सकते हो जो सैटेलाइट है, दैट इज़ ऑल्सो ऑपरेटेड ऑन द चाइनीज सैटेलाइट्स। जो उनकी GPS किस्म, जिसको आप बोलते हैं किस्म की GPS मार्किंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ही वाज मेकिंग अ पिच फॉर द चाइनीज इक्विपमेंट्स। बट पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि वो दो बातें बोलता है और दोनों में अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। वो पहले ये बोलता है कि जो टेक्नोलॉजी और नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए एज अ मुस्लिम कंट्री, इस्लाम ने बड़ा कुछ खो दिया। हमारी 7 मैग्निफिसेंट कंट्रीज जो हैं इस्लामिक कंट्रीज, वो तबाह हो गई वॉर में एंड ऑल दैट। जो वो स्टार्ट करता है मिडल ईस्ट को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर, या फिर सीरिया को लेकर, राइट। वो जो वर्चुअल सिग्नलिंग है उसके बाद उसका ये कहना है कि ये नॉलेज हमारे पास होती थी और हमसे नॉलेज जो है ये कहीं और चली गई है, ये नॉलेज हमको वापस लेनी है। तो एक सेंस में वो ये बोलता है कि हमारे पास ना टेक्नोलॉजी है ना नॉलेज है, दूसरी सेंस में बोलता है कि हमारा इंडिजीनियस है, राइट। तो अपने आप को उस 8-10 मिनट्स का जो उसने वो एड्रेस दिया है मिलिट्री, हाँ, इट्स अबाउट अ 10-minute वीडियो इन टोटल। उसमें जो उसने एड्रेस किया है लिबियन आर्मी अथॉरिटीज को, उसमें ही इज वेरी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट कि वी हैव टू स्टैंड अप अगेंस्ट पावर्स हु हैव टेकन हु आर अगेंस्ट द विश ऑफ अल्लाह। उन्होंने ये बात बोली है। तो जब आप वो बोलते हो, इसका ये मतलब है कि फिर आप किस बलबूते पे चाइनीज या अमेरिकन के पास जाके आप उनके सामने झुक जाते हो। ऑन वन साइड यू आर सिटिंग विद द अमेरिकन्स, यू वांट एवरीथिंग फ्रॉम अमेरिका। ऑन द अदर साइड आप वही बोल रहे हो कि हमको इस अमेरिका के खिलाफ ही लड़ाई करनी है। तो ये माइंडसेट हमने पाकिस्तान का अफगानिस्तान में देखा विद द क्रिएशन ऑफ तालिबान, और यही माइंडसेट जो है आसिम मुनीर का है। सो इट्स अ वेरी टिपिकल रेडिकलाइज्ड माइंडसेट। At the end of the day, see, the Libyan army may or may not buy, but अगर ये डील होती है, ये पाकिस्तान से ब्रोकर करेगा इसको, इक्विपमेंट चाइनीज होगा। JF-17 is a Chinese plane. JF-17 is not a Pakistani plane. तो वो अपने गुरु के लिए पिच करने गया है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि ये जो अपने इनके मीडियम जो ये मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, जैसे इनके वो हफ्त-1 एंड हफ्त-2 हैं, उनका पिच जो है वो कर रहा हो। मगर अगर हफ्त-1 और हफ्त-2 को भी आप लेते हो, वो भी जो है वो चाइनीज़ मिसाइल्स की कॉपीज़ हैं। बेसिकली वो चाइनीज़ मिसाइल्स है, आप ये सोचो कि वो मेड इन चाइना है, बस नाम उस पर नाम जो है उन्होंने वो पाकिस्तानी लिखे, इस्लामिक नाम चढ़ा दिए, पाकिस्तानी नाम चढ़ा दिए, राइट। सो बेसिकली ही वाज मेकिंग अ डिफेंस डील पिच टू द लिबियन गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट।
ओके There is nothing indigenous about Pakistani technology. The problem with Pakistani technology is कि पाकिस्तान आर्मी ने एक टेक्नोलॉजी सेंटर खोला था, स्पेस सेंटर. आई थिंक इट्स इन लाहौर और इट इज़ इन इस्लामाबाद, दोनों में से एक जगह है. सो इट वाज कॉल्ड अ स्पेस रिसर्च सेंटर. और वो जो बिल्डिंग है उसके अंदर शॉपिंग मॉल है. ओके ठीक है, तो बेसिकली तो वहाँ पे जिसके लिए खोला गया था वो है ही नहीं. हाँ, क्योंकि इनके पास कोई रिसर्च तो है नहीं. इनको कोर्ट ने बोला, उसमें कुछ इशू हुआ ओनरशिप का, तो कोर्ट ने बोला कि सिंस ये रिसर्च सेंटर नहीं है तो आप इसमें क्या कर रहे हैं, तो ये आप वापस कर दें. तो उन्होंने वहाँ रिसर्च सेंटर का बोर्ड चढ़ा दिया और ये अंदर मॉल शॉपिंग खोल मॉल दिया. बना दिया. ठीक है, तो पाकिस्तानी आर्मी का टिपिकल काम बिजनेस करना है, तो वो बिजनेस डील के लिए गया था एज अ, आप कह सकते हो, चाइनीज़ ब्रोकर या चाइनीज़ एजेंट बनकर. और चाइनीज़ इक्विपमेंट की वो जो है वो लिबियन गवर्नमेंट के साथ सेल करने की कोशिश कर रहा था. ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तान एंड लिबियन रिलेशंस वर नॉट वेरी वेरी गुड ओके for a longest of times. ठीक है, because they had been on opposite sides. So I think he is also trying to rebuild those relationships with the Libyans in the Middle East. मतलब That is what he's पाकिस्तान को trying ये to भी do. लग रहा है कि शायद से अगर वो मुस्लिम कंट्रीज के पास जाएगा तो दे माइट सपोर्ट इन द नेम ऑफ अल्लाह. और See, Pakistanis at the moment are thinking they have a role to play in Middle East because Americans want them in Gaza. So if they want them in Gaza, so obviously Pakistanis will have to mend relationship with few of these countries. ओके Right? Libya is one of them. और लिबिया का अपना जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है आफ्टर द आउस्टर ऑफ गद्दाफी. सो जो पाकिस्तान, इट्स अ टिपिकल सेल्स पिच जो उसने किया है, बेस्ड ऑन नो प्रेजेंटेशन, नो फैक्ट्स, नो डेटा, समथिंग जो उनके सोशल मीडिया पे उन्होंने एआई और वो चला के उन्होंने लिबियन आर्मी को चूरन बेचने की कोशिश की, जिसको हम कहते हैं कि आप चूरन बेच रहे हो. तो वो अपना वो लाहौरी चूरन जो है वो पाकिस्तान में वो लिबिया में बेचने की कोशिश कर रहा था, त्रिपोली में. उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं. और अगर सर हम लीबिया की पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो वहाँ पर दो पार्ट्स में वो डिवाइड है, ईस्ट एंड वेस्ट करके, एंड पॉलिटिकल पार्टीज भी दो ही हैं. तो उसमें अभी जो रीसेंट डेथ हुई है मोहम्मद अली अहमद की, और वो मतलब टर्की से ही आ रहे थे, अंकारा एयरपोर्ट से उन्होंने अपना प्राइवेट जेट लिया था एंड वो वहाँ पर ऊपर जाके क्रैश हो गया. तो उसमें क्लेम्स ऐसे आ रहे हैं कि उसमें आसिम मुनीर का हाथ है. See, that is something I don't believe in that, because अगर आप अली हलादात को देखोगे, he was basically the one who was देखो, लिबियन आर्मी जो है ये दो में बटी हुई. एक आपकी लिबियन नेशनल आर्मी है जो फील्ड मार्शल हफ्तर के अंडर है, जिसका बेटा सदाम है. ओके राइट, हाँ जिनके साथ आसिम मुनीर की आपने मीटिंग हुई है. एक आपका वेस्टर्न बैक्ड यूएन बैक्ड गवर्नमेंट है, जीएनयू जिसको बोलते हैं, विच इज़ अ कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. जो यूएन अप्रूव्ड गवर्नमेंट जो है वो लिबिया में है. राइट, उसके अंदर जो जनरल था वो अलग था, फील्ड मार्शल जो है अलग है. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इन लिबिया इज दैट ओवर द टाइम जो जेएनयू यूएन बैक्ड गवर्नमेंट है, दैट हैज रियली श्रंक इट्स स्पेस. ठीक है, सो this assassination could either be done by the Haftar's himself, they wanted to take him out, so they have complete control and they can take complete control, और ये वेस्टर्न ये यूएन बैक जो गवर्नमेंट है उसको completely ख़त्म कर दें, डिसमेंटल कर दें. दैट इज़ गोना हैपन इन लिबिया वेरी सून. दूसरा इसमें अमेरिकन भी हो सकते हैं, बिकॉज अमेरिकन जो नेगोशिएशन कर रहे थे वो सदाम अख्तर के साथ ही कर रहे थे. तो लिबिया में जितनी भी नेगोशिएशंस हो रही थी बिटवीन द वेस्ट एंड द लिबियंस, the main interlocutor was Saddam Haftar, the same guy who was sitting with Asim Munir. Saddam Haftar is also tipped to be the successor of जिसको ये खलीफा हफ्तर बोलते हैं, जो फील्ड मार्शल है आज की डेट में लिबिया में, जो सुप्रीम अथॉरिटी आफ्टर गद्दाफी's fall. They had taken over after a very bitter fighting in Libya. सो लिबिया में भी अगर आप देखोगे इराक और सीरिया की तरह जो थे वहाँ पर ब्रेकअप्स थे, और there were different factions fighting. So finally the Haftars have taken control largely of Libya. ओके एंड जो सेकंड वाले थे उनकी डेथ हो गई. हाँ, नो, जो जेएनयू जो यूएन ने जो गवर्नमेंट वहाँ पर रखी थी, अली हदाद जो है वो राइवल फैक्शन से आप बोल सकते हो कि ही वाज फ्रॉम द राइवल फैक्शन. तो इन्होंने बेसिकली उसको एलिमिनेट कर दिया. अब टर्की, वो कल रात को टर्की में था, टर्की से उसका प्रेसिडेंट अर्दोगान के साथ मीटिंग थी. वहाँ से वो निकल कर जब आया, he boarded the flight at about 3 o'clock in the morning, 2:30, 3 o'clock in the morning. That private aircraft में था वो. So that crashed near Ankara. There were 4 other people with him on that flight.
all 5 of them died. So I think it's a political assassination which has been done either at the behest of the Americans or by the Haftars or the behest of Muslim Brotherhood as well. And इसमें टर्की का भी रोल हो सकता है because they want to deal with one person and they know that since Haftar is in control in Libya, they want to he's almost in control in Libya. So they want him to be the main guy, and he's somebody who's brutal also. It suits their narrative, it suits the American narrative at the moment. He's aggressive, he suits American भी narrative suit करता है, regional narrative भी suit करता है. तो I think to give them total control, they just, because this Ali Haddad जो है ये traditional army से आता था, but he in himself was very powerful. तो वहाँ पर भी अगर आप LNA देखोगे, Libyan National Army को देखोगे, there was a divide. They are typically couple of tribes, they are completely anti. Haddad was basically from one of those tribes. He was protecting those tribes. So it is a mix of I will say politics and geopolitics both. आप कह सकते हो कि रास्ते का कांटा जो था उसको उन्होंने हटा दिया क्योंकि ये अली हदाद is the same guy जो 2022 में पाकिस्तान गया था. उस समय he was the one who was leading the Libyan delegation in 2022 in Pakistan, जो पाकिस्तान में डिफेंस एक्सपो लगा था. उसके लिए जब लीबिया परचेजिंग के लिए गया था तो अली हदाद was the man who was basically in Pakistan that time for the Libyan for the arms deal. But obviously this shift has happened. It's the Haftars in power now, so I think they just eliminated him. ठीक है. और अगर हम आसिम मुनीर पर ही आए तो इसमें ये तो कह सकते हैं कि आसिम मुनीर का हाथ नहीं है इसमें ना. नहीं, आसिम मुनीर का मुझे हाथ नहीं लगता, आसिम मुनीर का साया लगता है. एट द एंड ऑफ द डे पनौती है. उसने अपने मुल्क पे भी पनौती डाली है और जहाँ जाता है वहाँ पनौती डालता है. That's how I would say. I don't think Asim Munir has any role to play in Ali Haddad's assassination. It is more to do with Haftars and it is more to do with US and Turkey than Pakistan. ठीक है. इवन सर अगर आसिम मुनीर को नोटिस किया जाए या पाकिस्तान का जो DGISPR है उसको भी नोटिस किया जाए तो उनका ये काम बन चुका है कि उनको फॉल्स न्यूज़ और फेक न्यूज़ से ही इंडिया के अगेंस्ट मतलब जाना है. तो क्योंकि उनके रियल में तो उनसे कुछ हो नहीं पाता, तो वो सब कुछ डिपेंड है कि हम लोगों को उनका AI से ही चीज़ें कर करके मोल्ड कर करके ये सब मतलब इंटरनेशनली प्रेजेंट करनी है ताकि इंडिया की इमेज बिगाड़ सके. इवन इंटरनली भी जो उनके लोग हैं उनके सामने भी वो इस तरीके से इमेज बिगाड़ने की कोशिश करते हैं इंडिया की. तो अब इस पर कैसे हम लोग वर्क कर सकते हैं कि जो ये सारी चीजें आसिम मुनीर का प्रोपेगेंडा होता है या पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा दिस इज लार्जली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर डोमेन. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में होता है. बट देखो ऐसा नहीं है कि जो आपने ट्विटर पे देखा या पाकिस्तानी जो अपना प्रोपेगेंडा फेक प्रोपेगेंडा करते हैं, राइट, वो फेक प्रोपेगेंडा उनका जो है वो किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट के सामने भी डाल सकते हैं. बिकॉज व्हेन यू गो इनटू दीज डील्स थिंग्स आर वेरी टेक्निकल. पीपल आर प्रोफेशनल. ये नहीं है कि आपने वहाँ बोल दिया हाँ जी हमने MIG उड़ा दिया, सू उड़ा दिया, ये उड़ा दिया. जब आप टेक्निकल डिटेल्स लेकर वहाँ बैठोगे तो आपके पास टेक्निकल प्रूफ्स होने चाहिए, आपके पास रडार सिग्नेचर्स होने चाहिए, आपके पास सब. आप वहाँ AI वीडियो नहीं चला सकते ना. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अदर जर्नल टू बी स्टूपिड एंड डम कि ये AI पे हाँ मैंने वीडियो गेम देख लिया तो मैं मान गया. राइट, दे आर वेरी स्मार्ट people who carry out these businesses. So this propaganda largely is for their own masses and for information warfare among the public. When it comes to the governments know what the reality is. Okay. ठीक है. Now the Pakistan's only pitch was that 90% is indigenous. So basically he is मुंह पर जाकर उसने लिबियंस को ये झूठ बोला है कि हमने ये जो टेक्नोलॉजी बनाई है खुद बनाई हुई है. हाँ. रियलिटी ये है कि पाकिस्तान ने कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई है 90%, क्या इंडिजीनियस है उसमें, रडार सिग्नेचर कैसे आपने चेंज किया जहाज का, आपका एशियन रडार भी नहीं है उसको. अगर टेक्निकलिटी में हम आते हैं, राइट, सो कौन सा आपका कौन सा इंडिजीनियस प्रोडक्ट उसमें ऐसा लगा था कि जिसकी वजह से आप जो कह रहे हो हमने ये सारा गिरा दिया. कौन सी नाम तो बताओ. इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का नाम होगा ना. हमारा ब्रह्मोस है, ठीक है, हमारा पिनाका है, हमारे हम कभी नहीं बोलते कि हमारे इंडिजीनियस रडार हमने यहाँ होमोजेनाइज किए हुए हैं SU-30 के साथ. हमारे अपने सिस्टम्स हैं जो हम वर्ल्ड में जाके दिखाते हैं कि यार ये इंडियन है, मेड इन इंडिया है, इंडियन टेक्नोलॉजी. आपने जाके उनके मुंह पर झूठ बोल दिया. तो उनको भी पता है कि ये जो है ये चाइना का ये बनकर आया, बट ये इसने क्या किया है, कम्युनिस्ट के प्रोडक्ट पे इस्लाम की रैपिंग चढ़ा, रैपिंग और पाकिस्तान का वो, हाँ, तो उन्हें वो इस्लाम की रैपिंग चढ़ा दी है. तो बेसिकली ये कम्युनिस्ट प्रोडक्ट बेच रहा है, एक कम्युनिस्ट कंट्री का
ठीक है, एक मुसलमान को ये बोल के कि इस पर मैंने इस्लाम का जो है कवर चढ़ा दिया तो तुम ये इस्लाम के नाम पे खरीदो, अल्लाह के नाम पे खरीदो, अल्लाह के नाम पे, ठीक है, अल्लाह के नाम पे हालांकि भीख मांग रहे हो। अल्लाह के नाम पे खरीद लो, हालांकि जिसने वो बनाया है वो अल्लाह को मानता ही नहीं, वो ओके। कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है, हाँ। वो रिलीजन में बिलीव ही नहीं करते, उनकी थियोलॉजी नहीं है रिलीजन, मतलब उनका उनका और उनको वो पिच कर रहे हैं कि so वो हम basically एक this is साथ what आगे is लड़ते हैं happening, yeah, this is what is happening, इस्लाम के अगेंस्ट। yeah. ओके, नहीं अगेंस्ट नहीं इस्लाम के अगेंस्ट जो जाता है उससे लड़ेंगे हम। हाँ, तो ये बेसिकली वही कह रहा है कि जो इस्लाम के अगेंस्ट जाता है उससे हम लड़ेंगे, मगर उन्हीं से हम मदद लेंगे, उन्हीं के हम वेपन देंगे, उन्हीं के हम वेपन आपको बेचने के लिए भी बैठे हुए हैं, बट हम जो कवर है वो हम मुसलमान का चढ़ाएंगे, अंदर जो सामान है वो हम कम्युनिस्ट का चढ़ाएंगे। और जैसे अभी यही सब इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं कि पाकिस्तान इस्लाम पे ये जो पिच करता है वो अल्लाह के नाम पे, और यही चीज़ अब देखी जा रही है कि कैसे बांग्लादेश भी इसी चीज़ को जो सालों से पहले पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया था, हिंदुओं के साथ एट्रोसिटीज़, और अब वही बांग्लादेश भी हिंदुओं के साथ वही काम कर रहा है जो पाकिस्तान पहले कर चुका है। क्योंकि बांग्लादेश आज की डेट में पाकिस्तान 2.0 बन चुका है ना, जब रेडिकलाइजेशन आपकी इस लेवल तक पहुंच जाएगी, देखो जहाँ पर आपके मासेस जो हैं वो लोअर एजुकेटेड रहते हैं, you're a poor country, मीडियम इकोनॉमी, नॉट इवन मीडियम, अ स्मॉल मीडियम इकोनॉमी, आपके जब सोशल पैरामीटर्स हिले होते हैं तो फिर वहाँ मदरसे ही आते हैं, जब मदरसे आते हैं तो फिर वो आपका दिमाग ही ख़राब करते हैं, राइट। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में कोई फ़र्क तो है नहीं व्हेन इट कम्स टू रेडिकलाइजेशन, और ये नहीं है कि हसीना के जाने के बाद से रेडिकलाइजेशन हुई है, ठीक है, हसीना वाज द पार्टनर ऑफ हिज़्ब उत-तहरीर, हमें भी पता है ये बात, तो रेडिकलाइजेशन बहुत सालों से चल रही है, बट ये कि एवरीबडी टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू इट। Nobody wanted to, call the elephant in the room. It was basically an elephant in the room which nobody wanted to call out. So obviously Pakistan, Bangladesh का भी वही हाल है. So उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है. At the end of the day, self gloating से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता ना. So they can say whatever they want to say, but when the capabilities come to performance, they know they get beat. Okay. वैसे एक और क्वेश्चन है मेरा, ये वैसे इन सब चीज़ों से रिलेटेड नहीं है, बट अभी रिसेंटली हमने ट्विटर पे देखा था कि जामिया में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया है जिसमें आपने वो देखा ही होगा कि मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ पर वो मैंने कल ट्वीट किया था, आई ट्वीटेड इट, या ओके, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? दिस इज व्हाट वी कॉल द इकोसिस्टम, जिसको हम बोलते हैं कि इस्लाम और लेफ्ट इकोसिस्टम जो है, इसको एकेडमिक कैसे इसको ये रंग में देते हैं। सो जब हम बात करते हैं नैरेटिव्स की, नैरेटिव्स में फिर हम मैक्सिमम हमारा होता है कि ये मीडिया है, वो मीडिया है, बट हम जो है एकेडमिक्स पे बहुत कम ध्यान देते हैं। जैसे JNU था, JNU फॉर लॉन्गेस्ट ऑफ द ईयर्स वाज प्रिपेयरिंग स्टूडेंट विद अ वेरी लेफ्ट माइंडसेट, जहाँ पर आपने देखे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम कश्मीर को आज़ाद करो, ओपन सेशनिस्ट आइडियोलॉजी। सो अभी जो माहौल है वो यही है कि अदरिंग ऑफ मुस्लिम जो इंडियन मुस्लिम है उसको एलिनेट किया जाए, जितना आप एलिनेट कर सकते हो उसको उतना एलिनेट करो। तो एलिनेशन के चक्कर में जो है ये इकोसिस्टम, चाहे फिर ये एकेडमिक है, चाहे ये जर्नलिस्टिक है, चाहे फिर ये ओपिनियन बेस्ड है, ये जो है ये इन टैंडम काम कर रहे हैं। सो आई एम नॉट सरप्राइज। और वैसे भी अगर आप जामिया को देखोगे तो जामिया में आप देखोगे कि यू सी प्रेवलेंट गेटोइज्म इन जामिया। Okay. ठीक है, this whole thing about Muslim identity, this crafted Muslim identity, you see it there. It is not an Indian identity; it is a Muslim identity, and that is a problem in any educational institute. It should be an Indian identity, not your religious identity. No, not your religious identity. Religious. No religious identity. But unfortunately, we are seeing that in institutions like Jamia and everywhere, it's the religion which is taking the center stage. So I think he has been suspended. There has been an FIR against him. But you have to be very, very careful with these things. You cannot let the academic, you can say so-called academic vultures, जैसे आरिफा है, media की vulture, this guy is equally a vulture on the academic side. You cannot let them prevail in the society. Okay. Back to Asim Munir. आप Asim Munir को क्या मैसेज देना चाहोगे? Yeah, I have no message for Asim Munir at the end of the day. The only thing is that Asim Munir knows that at the moment उसकी जो 5 उंगलियां हैं वो घी में है, ठीक है, क्योंकि the Americans are supporting him, the Chinese are supporting him, he is seeing a middle role in Bangladesh. Sorry, Bangladesh में तो है ही है, yes of course, but he is seeing a big role in a limited role in Gaza. But आसिम मुनीर को ये नहीं पता है कि जिस घी में उसकी उंगलियां हैं उसके नीचे जो आग है वो भी पाकिस्तान के अंदर चल रही है। तो वो जो उसकी उंगलियां जलेंगी वो पाकिस्तान के अंदर ही जलेंगी। और जो JUIF चीफ के अगर हम फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान का अगर हम पिछले दिनों का वो देखते हैं जो कॉन्फ्रेंस वहाँ पाकिस्तान में हुई है और जिस हिसाब से उन्होंने अपोज किया है,
ही वेरी कैटेगोरिकली स्टेटेड कि ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने तब जाकर फ़लस्तीनियों पे जुल्म किया, उनको मार दिया. They killed about 20,000 Palestinians. Okay. 71, right? 1970. So and he said कि ये भी वही करने जा रहे हैं. हाँ. तो obviously Pakistan is kind of a place जहाँ पे Palestine sentiment is very high, right? Okay. But then this is going to create a rift also, क्योंकि अगर पाकिस्तान गाजा में जाता है, राइट, तो उसके बाद वहाँ पर उनको अनाम करना हमास को, तो जो ही आप हमास को अनाम करना शुरू करोगे तो आपके अंदर जो बैठे हैं हमास वाले, हाँ. तो वो तो आप ही की उंगलियां जलाएंगे ना, वो और किसी को तो काटेंगे नहीं. वही. तो मुझे लगता है कि घी तो इसको दिख रहा है, बट घी के नीचे जो आग लगी हुई है वो नहीं उसको नहीं दिख रही है, और वही आग उसको जला देगी. बट इन लोगों को सिर्फ पैलेस्टीन का दुख क्यों दिखता है? बाकी और मुस्लिम्स की में भी मतलब काफी कुछ चल रहा है, बट पैलेस्टीन का दुख इसलिए दिखता है क्योंकि जू इज अ मॉर्टल एनिमी ऑफ इस्लाम. नो, तो जूइश स्टेट के साथ जो है वो, मतलब आप कह सकते हो कि इट्स अ मॉर्टल इशू, इट्स अ रिलीजियस इशू. तो इसलिए इनको, और पैलेस्टीन इसलिए इनको बहुत बड़ा इशू जो है वो बड़ा इमोटिव इशू इसीलिए दिखता है क्योंकि इट रेजोनेट्स विद एवरीबॉडी, बिकॉज इट्स द जूज विच आर जो ये कहते हैं कि जो जूज हैं वो जो हैं दे आर क्रिएटिंग, दे आर कैरिंग आउट atrocities over Muslims. Okay. So this is a very emotive issue for the Muslims, because with Jews nobody is going to sit on a table and talk. No Muslim is going to do that, right? So it's like poles apart. So इसलिए इनको सिर्फ पैलेस्टीन ही दिखता है और इनको कुछ नहीं दिखता. Okay. So problem is not Muslim, problem is Jews. Yeah, for them, yeah, problem is Jews. Okay. सो थैंक यू सो मच सर. Thank you, Ron. काफ़ी कुछ पता चला. आई होप कि मेरी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ पता चला हो. एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी आपके कमेंट्स हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में. तब तक के लिए धन्यवाद. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.